Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another subsection of physics, which is capacitor and capacitance of parallel plate capacitor. आज का जो सबसेक्शन है, अगर इसकी हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो आप इसको ज़हन में रखें कि हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शन या जो इम्पोर्टेंस हार्ट की है, बिल्कुल वही फंक्शन और वही जो इम्पोर्टेंस है वो कैपेसिटर की होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, विदाउट कैपेसिटर अगर हम अज्यूम करें कि इलेक्ट्रिसिटी में जो कैपेसिटर की इन्वेंशन ना होती, तो आप यकीन करें, आप जितनी भी चीज़ें अपने घरों में देखते हैं, पूरी इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं, तो ये इस हद तक ये इतनी मॉडर्न और ये जो है ना फास्ट ना होती अगर कैपेसिटर ना होता। तो आप जनरेशन से लेके अपनी डिस्ट्रीब्यूशन तक देखें, हर जगह कैपेसिटर की जो है ना वो न्यूमेरियस बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, और ये जितना सिंपल ये कंपोनेंट है, इसकी उतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। कैपेसिटर में सिर्फ हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं, दरमियान में एक हमारे पास इंसुलेटर है एंड लेकिन इसकी जो अगर आप एप्लीकेशन देखें, ट्रिमेंडस एप्लीकेशन। जनरेशन में आपका कैपेसिटर यूज़ होगा, आगे ट्रांसमिशन जितनी भी आपकी लाइंस हैं जो एक शहर से दूसरे शहर में, वहाँ पे आपके कैपेसिटर की एप्लीकेशंस हैं। फिर आपका जो सब स्टेशन है, जो सिटीज़ के करीब सब स्टेशन होता है, जिसे आप ग्रिड स्टेशन का नाम देते हैं, वहाँ पे कैपेसिटर की एप्लीकेशंस। और अगर आप अपने घरों में देखें, वहाँ पे भी कैपेसिटर की एप्लीकेशन, हर जगह कैपेसिटर का जो है वो यूजेज है। और इसकी एप्लीकेशन जो है वो हम इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा कंपोनेंट है जिसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, और हर जगह आप देखें, अगर आप अपने घरों में भी देखें, जैसे हम अगर अपने फैंस को देखें, जो हमारे सीलिंग फैंस हैं, उसमें इसका और पर्पज़ होगा। अगर हम अपनी मोटर को देखें, जो इंडक्शन मोटर हमारे घरों में लगी होती है, पंप्स जिनको हम कहते हैं, उसमें इसका कोई डिफरेंट पर्पज़ है। ठीक है, हम अपने चार्जर में देखें, उसके अंदर भी कैपेसिटर है, उसके वहाँ पे इसका कोई और पर्पज़ है। सो हर जगह ये डिफरेंट पर्पज़ को जो है वो फुलफिल कर रहा होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से इसकी बहुत एप्लीकेशंस है, और ऐसा कंपोनेंट जिसकी एप्लीकेशन ज़्यादा हों, तो अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट की, तो वहाँ पर भी जो एग्जामिनर है उसको उस एरिया को ज़्यादा टच करता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है, आज का सबसेक्शन में स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक के बारे में, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो कैपेसिटर, व्हाट इज़ कैपेसिटर? कैपेसिटर आपके पास अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, वो इंतहाई सिंपल डेफिनेशन है। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की, और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की, और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304115060. A device used to store charge and electrical energy is known as capacitor. बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है, लेकिन इसकी डेफिनेशन जितनी आसान है, इसकी एप्लीकेशन उतनी ज़्यादा है। ठीक है, हम तो बात ये कर देते हैं कि इट इज़ यूज टू स्टोर चार्ज, लेकिन हर जगह पे इसका जो पर्पज़ है वो ये नहीं होगा कि ये चार्ज स्टोर करना है, बल्कि इसके डिफरेंट पर्पज़ होंगे, इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो सारी हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन इसकी जो कॉमनली डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि वो ये आपकी जो चार्ज है उसको स्टोर करता है, और चार्ज असल में आपका क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज। इसका जो पुराना नाम है, आजकल भी यूज़ किया जाता है, ओल्डर नेम ऑफ कैपेसिटर इज़ कंडेंसर, बल्कि जितने भी ग्रिड स्टेशन होते हैं वहाँ पे कैपेसिटर को कंडेंसर के नाम से ही उसको जो है ना यूज़ किया जाता है। अब कैपेसिटर की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वेरिएबल है या जो पैरामीटर है वो है कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज।
इज़ नोन एज कैपेसिटेंस। कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर अपनी प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसको हम नाम कैपेसिटेंस कर देते हैं। अगर वो एबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी तो उसकी कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी, और अगर उसकी एबिलिटी कम होगी तो उसकी कैपेसिटेंस भी कम होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है, यहाँ पे आपको जो कहा गया इट इज़ यूज टू स्टोर चार्ज, तो क्विकली आपके माइंड में एक चीज़ आ गई होगी बैटरी, क्योंकि बैटरी में भी तो यही हो रहा होता है। बैटरी भी असल में क्या करती है, आपकी जो डीसी बैटरी है वो भी तो आपका चार्ज स्टोर करती है ना। तो अब हम थोड़ा सा इसमें देख लें कि कैपेसिटर और बैटरी में एक चीज़ तो कॉमन है, दोनों जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करते हैं। अब हमने इनमें डिफरेंस देखना है। इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, आपका जो कैपेसिटर है और ये आपका ईएमएफ जनरेट करेगी बैटरी, आपका कैपेसिटर जो है वो लोड होता है, ठीक है। ये ऐसा कंपोनेंट है जो बेसिकली आपका लोड है। मतलब ये है कि इसकी अपनी कोई वोल्टेज, अपना कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। इसको हम चार्ज करेंगे एक्सटर्नल सोर्स से, जिसे हम नाम देते हैं बैटरी का। सो कैपेसिटर इज अ लोड एंड बैटरी इज सोर्स। इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। कैपेसिटर डोंट हैव इट्स ओन एनर्जी, ठीक है। ये आपको हम इसको एक्सटर्नल बैटरी के साथ चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इनमें ये डिफरेंस है। बाकी इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, करंट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वोल्टेज की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिटेल्ड डिस्कशन है, वो हम अपने सबसेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो कैपेसिटर्स का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू Q ओवर V। असल में जो फंडामेंटल आपकी इक्वेशन होती है वो होती है Q इज इक्वल टू CV, जो स्टूडेंट्स के माइंड में होती है। और यहाँ से अगर आप C देखें तो C आपके पास आ जाएगी Q ओवर V। तो यहाँ से अगर आप डिफाइन करें कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फैरेड। इसका मतलब ये है कि आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जितना चार्ज स्टोर है और उस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो उन दोनों की अगर आप रेशो लेंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। वी हैव 2 प्लेट्स, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है। उन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जानते हैं, ये आपको डायरेक्शन नज़र आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। अक्सर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जांपल देनी हो तो हम कैपेसिटर को मेंशन करते हैं, ठीक है। सो देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब इसके साथ इसको हम चार्ज कैसे करेंगे, इसको हम अपने एक्सटर्नल सोर्स बैटरी के साथ चार्ज करेंगे, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटेंस है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है फैरेड। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन वन प्लेट टू प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज नोन एज 1 फैरेड, विच इज C और V। अब देखिए आपके पास कि आई आपका कैपेसिटर है, इसके ऊपर आपने बैटरी के थ्रू आप इसको चार्ज कर रहे हैं, और आप इसको चार्ज करेंगे उस वक्त तक जब तक इसकी जो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल 1 वोल्ट नहीं इस्टेब्लिश हो जाता। जैसे ही 1 वोल्ट इस्टेब्लिश होगा उस वक्त हम कहेंगे कि इस वक्त जो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, 1 फैरेड होगी, ठीक है। इसी तरह इसकी डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपसे पूछी जा सकती है, तो डायमेंशन इसकी इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखना है कि आपकी कैपेसिटेंस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, वो कौन से पैरामीटर्स जिनके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी। सबसे पहले डिपेंड करेगी एरिया ऑफ प्लेट्स, सेपरेशन ऑफ प्लेट्स, देन इट विल डिपेंड मीडियम बिटवीन प्लेट्स एंड एट द एंड जियोमेट्री ऑफ प्लेट्स। तो अगर इन सब को हम एक फार्मूला के अंदर समराइज करें, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल के साथ देखेंगे, लेकिन अगर फॉर द टाइम बीइंग अगर इसको हम देखें एरिया, सेपरेशन, मीडियम और ज्योमेट्री, तो आपके पास आ जाएगा C इज इक्वल टू म्यू नॉट A ओवर D। ये आपके पास रिलेशन होता है, ठीक है। कि जो आपकी कैपेसिटेंस है वो सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेपरेशन क्या है जी, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, और एरिया क्या है, इन प्लेट्स का जो एरिया है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एरिया होगा कैपेसिटर की प्लेट्स का, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर चार्ज भी ज़्यादा डिपॉजिट होगा। चार्ज ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो उसकी कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका जो ये D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये आपका मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आप मीडियम चेंज करेंगे तो ये आपके कैपेसिटेंस को भी इफेक्ट करेगी। सो ये वो चीज़ें हैं जो आपके। अब इसके बाद यहाँ पे है ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स की ज्योमेट्री, वो उसमें एरिया भी आ जाएगा, उनकी थिकनेस भी आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये पैरामीटर्स होते हैं जो आपके कैपेसिटेंस को कंट्रोल करते हैं। और बारहा हम एक ही कैपेसिटर से डिफरेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जनरेट करते हैं। वो कैसे करेंगे, या आप D को चेंज करेंगे या आप एरिया को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कैपेसिटर को हम नाम देते हैं वेरिएबल कैपेसिटर्स का। इसको हम देखते हैं कि डिटेल से कि उसका क्या पर्पस है। सो कैपेसिटर्स हैज़ बेसिकली 2 टाइप्स।
फिक्स्ड कैपेसिटर्स एंड वेरिएबल कैपेसिटर्स। अब फिक्स कैपेसिटर्स कौन से हैं? ये फिक्स इनको क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी कैपेसिटेंस फिक्स है, ठीक है। कैपेसिटर की जो कैटेगरीज हैं वो सी के मुताबिक हैं। अगर उसकी कैपेसिटेंस फिक्स होगी तो वो कहलाएगा फिक्स कैपेसिटर, अगर उसकी कैपेसिटेंस वेरी हो सकती है तो वो कहलाएगा वेरिएबल कैपेसिटर। अब ये दोनों कैपेसिटर जो हैं ये डिफरेंट एप्लीकेशंस को सर्व करते हैं। पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपेसिटर की। तो फिक्स कैपेसिटर की सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन होती है वो रेक्टिफायर्स में होती है। रेक्टिफायर आप जानते हैं इज अ सर्किट दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ये सिंपल आपके पास एक रेक्टिफायर है, ये आपका एसी वोल्टेज है, ये आपका डायोड है और ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। अब आपका डायोड यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एसी का नेगेटिव पार्ट को ब्लॉक कर देगा, क्लिप कर देगा। तो आपके लोड के ऊपर सिर्फ क्या आएगा, इसका सिर्फ पॉजिटिव, फिर आगे ज़ीरो, फिर इसी तरह पॉजिटिव। ये आप जानते हैं कि आपका रेक्टिफायर इस तरह काम करता है। लेकिन हमें आउटपुट पे डीसी चाहिए। ये है तो आपका डीसी, लेकिन ये पल्सेटिंग डीसी है। डीसी की वैल्यू आप जानते हैं वो बिल्कुल कांस्टेंट होती है, स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास यूनि डायरेक्शनल करंट तो आ गया है, मतलब डीसी तो है वो, लेकिन वो पल्सेटिंग डीसी है, वो कांस्टेंट डीसी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी अटैच अ कैपेसिटर एट द आउटपुट टर्मिनल ऑफ रेक्टिफायर। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपका जो कैपेसिटर है ये चेंज इन वोल्टेज को ब्लॉक करता है, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। इसको डिटेल के साथ हम देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे एसी थ्रू कैपेसिटर। तो जैसे वोल्टेज चेंज होगी ये उसको अपोज करेगा। अब वोल्टेज कोशिश करेगी क्विकली चेंज होने की, लेकिन ये उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है। इसको सिंपल आप ऐसे समझे। तो वोल्टेज की चेंज जैसे ब्लॉक होंगी तो आपके पास अल्टीमेटली जो वेवफॉर्म आएगी वो एक आपके पास कांस्टेंट वेवफॉर्म आएगी, ठीक है। सो आपका पल्सेटिंग डीसी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कांस्टेंट डीसी में यूजिंग रेक्टिफायर, सॉरी यूजिंग कैपेसिटर। तो देखें यहाँ पे, क्योंकि हमें कैपेसिटर को चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अगर एक आपके पास रेक्टिफायर है, उसकी एक रेटिंग होगी, तो जो उसकी रेटिंग होगी उसके लिए कैपेसिटर भी हमेशा फिक्स होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सो हम यहाँ पे हमेशा यूज़ करेंगे फिक्स कैपेसिटर। तो ये तो एक एग्जांपल है आपकी फिक्स कैपेसिटर की। इसी तरह हम अगर बात करें वेरिएबल कैपेसिटर की, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही होती हैं, हमारे पास घर में जो रिसीवर होता है, आप उसको एंटीना जो कह लें, वो जो रिसीवर होता है उसके अंदर आपके पास एलसी ट्यूनिंग सर्किट लगा होता है। और एलसी ट्यूनिंग सर्किट में हमारे पास सर्किट के अंदर एल और सी इंडक्टर और कैपेसिटर होता है। एल मीन इंडक्टेंस, सी मीन कैपेसिटेंस। अब हमने करना ही होता है कि हमने अपने फिल्टर को इस तरह एडजस्ट करना होता है कि वहाँ पर रेजोनेंस का फॉर्मूला करो, रेजोनेंस। और आप जानते हैं रेजोनेंस की जो फ्रिक्वेंसी होती है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। हम क्या करेंगे, हम अपने सी या एल दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इस तरह चेंज करेंगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी कौन सी आ जाए, रेजोनेंस आ जाए। तो जैसे रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी आपका सिग्नल जो एम्पलीफाई हो जाएगा, तो आपका सिग्नल जो कैच हो जाएगा। अब हमने जो देखना है, जो हमारा पर्पज़ यहाँ पे देखने का, कि हम एल चेंज करेंगे या सी चेंज करेंगे, दोनों कर सकते हैं। लेकिन एल को चेंज करना मुश्किल है। एल बेसिकली इंडक्टर है, और इंडक्टर आपका किस तरह होता है, इंडक्टर में आपके पास एक कोर होती है, कोर के ऊपर आपकी कॉपर वायर्स होती हैं, चोक जिसे आप कहते हैं इंडक्टर। तो अब आप इसके टर्न्स चेंज करें, इसके अगर टर्न्स चेंज करेंगे तो इसकी इंडक्टेंस चेंज होगी। लेकिन इसके टर्न्स चेंज करने के लिए आपको एक पूरा आपको एक मैकेनिज्म चाहिए कि आपको और टर्न्स चाहिए होंगे, उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा, ठीक है। उसको चेंज करना, तो ये एल को चेंज करना मुश्किल होता है। प्रैक्टिकली हम एल को किसी भी सर्किट में एल चेंज नहीं कर रहे होते, हम सी चेंज करेंगे। और सी को चेंज करना आसान है। कैपेसिटेंस अब कैसे चेंज करेंगे, हम सिर्फ ये करेंगे कि कैपेसिटेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है प्लेट्स के दरमियान वो चेंज करेंगे, वो वेरी करते रहेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। सो इट इज़ वेरी ईजी टू चेंज द कैपेसिटेंस रादर टू चेंज द इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस को प्रैक्टिकल सर्किट्स में हम चेंज नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, वेरिएबल कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस हम चेंज करेंगे। सो रेडियो ट्यूनिंग सर्किट में इसका यूज़ है, ठीक है। तो ये बेसिक्स इनके हैं। तो कैपेसिटर के दो टाइप्स हैं, ठीक है, और दोनों की एप्लीकेशन हमने डिस्कस की। अब हम इनको देख लेते हैं कि ज़्यादातर जो टाइप्स कमर्शियली अवेलेबल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एयर कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, प्लास्टिक कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। अब ये जो पहले हमने टाइप्स पढ़ी हैं, ये टाइप्स थी अकॉर्डिंग टू सी, कि अगर जिसकी फिक्स है कैपेसिटेंस वो फिक्स कैपेसिटर, जिसकी वेरिएबल है तो वो वेरिएबल कैपेसिटर। यहाँ पे जो हमने जितनी भी एग्जांपल ये देखी हैं, ये जो टाइप्स हैं, ये असल में मीडियम की बेस पे हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है कि जो मीडियम होगा कैपेसिटर के दरमियान
वही उसी का नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है एयर कैपेसिटर, जिसका मतलब क्या है कि प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या है, एयर। यहाँ पे प्लेट्स के दरमियान मीडियम पेपर है, यहाँ पे प्लास्टिक, सिरेमिक, माइका एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम हम इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि ये साइज़ में बल्कि नहीं होता, बिल्कुल इसकी छोटी सी साइज़ होता है। और आपके होम में ये जो फैंस में यूज़ होता है वो माइका कैपेसिटर यूज़ होता है। अगर आप कभी देखना भी चाहें तो अक्सर जब इलेक्ट्रिशियन आपका पंखा जो है वो हवा देना बंद कर दे, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो उसकी स्पीड अगर स्लो हो जाए तो वो जब निकालता है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर हमेशा वो चेंज करेगा, ठीक है। हमेशा जब भी आपके जो घरों में सीलिंग फ़ैन है उनकी स्पीड अगर कम हो जाएगी तो आप बजाय इसके कि आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, आप खुद उसमें कैपेसिटर चेंज करें, ठीक है। लेकिन ये कोशिश करनी है कि कैपेसिटर उसी रेटिंग का जो पहले लगा हुआ है कैपेसिटर निकाल लें, वो जो कैपेसिटर ख़राब हो चुका है उसको देखें ज़रा, उसको उसकी प्लेट्स को अलग करें, आपको दरम्यान से नज़र आएगा उसके अंदर माइका होगा, ठीक है। सो होम्स में जो हमारे पास कैपेसिटर होता है वो माइका कैपेसिटर होता है, क्योंकि उसके दरम्यान इंसुलेटर जो है वो माइका होता है, ठीक है। सो ये आपकी टाइप्स हैं बेसिक जो इसका इंट्रोडक्शन है कैपेसिटर का। ये तमाम शेप्स में ये अवेलेबल होता है। और जो हमारे नैनो सर्किट्स होते हैं, जैसा कि आपकी चिप होती है, आपकी LEDs होती हैं, आपके लैपटॉप्स होते हैं, वहाँ पर हम सिरेमिक कैपेसिटर यूज़ करते हैं। इसकी रीज़न भी बिल्कुल ऑब्वियस सी है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी आजकल डिवाइसेस हैं, डिजिटल डिवाइसेस, वो हम चाहते हैं कि उसका साइज़ एरिया बहुत कम हो। तो उसके लिए कंपोनेंट्स अगर छोटे होंगे तो ज़ाहिर है फिर ही आपका वो अल्टीमेटली साइज़ छोटा होगा। तो क्योंकि सिरेमिक कैपेसिटर का जो साइज़ है वो छोटा होता है बाकी तमाम में से, इसीलिए ये कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं डिजिटल सर्किट्स में। और हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। बाकी तमाम कैपेसिटर की डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आवर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MD-CAT 2022 में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक़ झेलम से है और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक़ पूरे वाला से है और इन्होंने MD-CAT में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MD-CAT earlier prep for repeater students and MD-CAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। सो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसकी दो तरह की कम्बिनेशन होती है, सीरीज़ एंड पैरेलल। तो आज कैपेसिटर के बारे से भी देखते हैं कि कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्ट हो या सीरीज़ में कनेक्ट हो तो इसके जो पैरामीटर्स हैं, करंट, वोल्टेज, चार्ज, वो किस तरह हम उसको बैलेंस करेंगे और हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेलल का मतलब क्या है, साइड बाय साइड कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आप जानते हैं पैरेलल में अगर एक ये कैपेसिटर है और दूसरा ये कैपेसिटर है तो इनको हम क्या करेंगे, इनको ये कैपेसिटर, इनको हम साइड बाय साइड कनेक्ट करेंगे, इस साइड को इसके साथ और इस साइड को इसके साथ। इन अदर वर्ड्स आप
कैपेसिटर के अगर दोनों टर्मिनल्स वो कॉमन आपस में कर दें तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो पैरेलल कम्बिनेशन होगा। और सीरीज कम्बिनेशन में होता है एंड टू एंड कम्बिनेशन, कि मतलब एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर आपका ये है, तो एंड टू एंड कम्बिनेशन का मतलब क्या है, इस एंड को इसके साथ ज्वाइन कर दें और बाकी जो अगर और कैपेसिटर है तो उसको यहाँ पे आप ज्वाइन कर दें। सो एंड टू एंड कम्बिनेशन। इसको आप और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर दो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करंट के फ्लो करने के एक ही रास्ता हो उसे हम नाम देते हैं सीरीज कम्बिनेशन। और अगर दो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स या कंपोनेंट्स हों, अगर उन दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम हो तो वो पैरेलल में होते हैं। तो कम्पैक्ट डेफिनेशन वो ये होती है। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए है। जो कम्पैक्ट डेफिनेशन है वो जब आप हायर कोर्सेज में जाएंगे तो वो ये है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है कंपोनेंट्स के क्रॉस और सीरीज में करंट सेम होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें आप, यहाँ पे पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होगा, V1, V2, V3 अप टू Vn, तमाम कैपेसिटर्स के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा। जबकि यहाँ पे वोल्टेज सेम नहीं होगा, बल्कि टोटल वोल्टेज क्या होगा वो आप सबको ऐड करेंगे। ठीक है। इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज प्लस सो ऑन, सबका वोल्टेज आप ऐड करें तो आपके पास टोटल वोल्टेज आएगा। अब बात करते हैं चार्ज की। सीरीज में चार्ज सेम होगा जबकि पैरेलल में चार्ज सेम नहीं होगा। ये आप देखें, ये जो आप इसको अगर डायग्राम देखें कि पैरेलल में आपकी वोल्टेज सेम और सीरीज में आपका चार्ज सेम। चार्ज सेम है तो जाहिर बात है आपका करंट सेम होगा ना, I इज इक्वल टू Q/T। तो इसका मतलब ये है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम और सीरीज में चार्ज या करंट सेम। और पैरेलल में चार्ज आप कैसे फाइंड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, और सीरीज में वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो आपके पास टोटल वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन के लिए अगर हमने फाइंड करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हम तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को ऐड करेंगे, और अगर सीरीज में है तो उनका हम फार्मूला पैरेलल वाला लगाएंगे, 1/समेशन ऑफ ऑल कैपेसिटेंस। अब ये जो हम या जो आप ऑलरेडी जानते हैं रेजिस्टेंस के केस में वो बिल्कुल अपोजिट है। हम रेजिस्टेंस का ये जो फार्मूला ये सीरीज का ये होता है आपका सीरीज का, लेकिन यहाँ पे ये पैरेलल का है, और जो रेजिस्टेंस में पैरेलल का फार्मूला होता है वो यहाँ पे सीरीज का। सो कैपेसिटर का केस उलट है। आप पैरेलल कम्बिनेशन में कैपेसिटेंस को सिंपल ऐड करेंगे और आप सीरीज कम्बिनेशन में उनका रेसिप्रोकल लेंगे, फिर आप ऐड करेंगे। ठीक है। तो आपकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो रेजिस्टेंस से डिफरेंट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फिनोमेना जो बिल्कुल इसके अपोजिट है। अब इसमें आप देखें कुछ पॉइंट अगर हम नोट करें इसमें, C इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस इन द सर्किट, और यहाँ पे C इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस इन द सर्किट। मतलब ये है कि जब आप C इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे पैरेलल कम्बिनेशन की तो वो जो C इक्विवेलेंट होगी वो तमाम कैपेसिटर से बड़ी होगी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है 10 फैरड, एक ये 20 फैरड, एक ये 1000 फैरड फॉर एग्जांपल। अब जो आपकी C इक्विवेलेंट आएगी वो इन तमाम इंडिविजुअल से ग्रेटेस्ट होगी, क्योंकि आप सम कर रहे हैं ना। सो पैरेलल में आपकी जो कैपेसिटेंस होगी इक्विवेलेंट वो तमाम कैपेसिटर से इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगी। जबकि सीरीज़ में क्या होगा कि जो आपकी C इक्विवेलेंट आएगी वो तमाम कैपेसिटर जो हैं उनकी कैपेसिटेंस से छोटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये है 2 फैरड, 10 फैरड एंड 100 फैरड, तो आपकी जो C इक्विवेलेंट आएगी वो सबसे छोटी होगी, और सबसे छोटा फिगर क्या है 2, तो ये 2 से भी छोटी होगी। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि पैरेलल के केस में C इक्विवेलेंट सबसे ज़्यादा होगी, और सीरीज़ के केस में जो पैरेलल आपकी C इक्विवेलेंट है वो तमाम कैपेसिटेंस के अलग-अलग अगर आप देखें तो सबसे छोटी वो होगी C इक्विवेलेंट। ठीक है। इसी तरह ये आपके पास डायग्राम में दिखाया गया कि दोनों जो टर्मिनल्स हैं वो सेम पॉइंट पे हैं। सो दिस इज़ पैरेलल कम्बिनेशन, और यहाँ पे एंड टू एंड कम्बिनेशन है, तो ये आपके पास क्या है, सीरीज़ कम्बिनेशन। ठीक है। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा था, अब इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन इट्स प्लेट्स इज गिवन एज C वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, कि आपके पास एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एंड दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 आई थिंक। इसका मतलब ये है कि आप एरिया चेंज करेंगे, डी चेंज करेंगे या मीडियम चेंज करेंगे, तीनों चीज़ें आपके कैपेसिटेंस को इफेक्ट करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट्स इज गिवन एज। अब अगर ये है कि आपके पास कैपेसिटर के दरमियान पहले एयर थी, अब हमने ये किया, अब हमने अपना मीडियम चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने अब एक और डाइइलेक्ट्रिक यहाँ पे इंसर्ट किया, कोई भी वो डाइइलेक्ट्रिक है, तो अगर कोई और डाइइलेक्ट्रिक होगा, इंसुलेटर जो है वो आपका एयर के अलावा होगा, तो आपकी कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगी,
सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एंड रिलेटिव परमिटिविटी ए डिवाइडेड बाय डी। और रिलेटिव परमिटिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आपके पास यहाँ पे कोई भी मीडियम है तो उसकी आप परमिटिविटी कैसे फाइंड करेंगे? परमिटिविटी वुड बी इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट करनी है। अगर आपके पास एयर होगा तो आपने एप्सिलॉन नॉट पुट करना है। अगर आपके पास एयर के अलावा कोई और मीडियम होगा तो आपने ये उस मीडियम की परमिटिविटी पुट करनी है, जो कि इक्वल है रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आप ज़हन में रखें हमेशा कि अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो आपके पास आ जाएगा सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और साथ आपके पास आ जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ एयर या कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम। और आप जानते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो मीडियम की कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा होगी एयर की निस्बत। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर आप एयर की बजाय कोई और मीडियम, कोई और डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, इट्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। अब इसकी कॉन्सेप्चुअली या फिजिकली हो क्या रहा होता है, कैपेसिटेंस की रीज़न क्या होती है इंक्रीज होने की, ये हमारा एक जो हम पोलराइजेशन उसमें डिटेल के साथ देखेंगे कि असल में इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा होता क्यों है। ठीक है, यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग आप देखें कि अगर आप और कोई डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे तो आपका जो मीडियम की कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी पहले की निस्बत। ठीक है, सो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अभी हम इसको डिफाइन करते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज मीडियम टू द वैक्यूम एज मीडियम, कि आपके पास कोई भी जो मीडियम है उसकी कैपेसिटेंस को आप डिवाइड कर दें वैक्यूम की कैपेसिटेंस से या एयर की कैपेसिटेंस से, कि मतलब कैपेसिटर के दरमियान जब मीडियम एयर होगा तो उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं फाइंड करने के। एक तो ये तरीका, इसका ये मेथड है, और दूसरा आपका क्या है, अगर आपको उनकी परमिटिविटीज़ गिवन है तो आप उनको उनकी परमिटिविटी से डिवाइड करें, तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं और कैपेसिटेंस से भी आप रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड कर सकते हैं। व्हाट आर द मेथड्स टू इंक्रीज कैपेसिटेंस? इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट्स, आप लोग जानते हैं अभी जो हम फार्मूला देख के आए हैं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। आप एरिया इंक्रीज करेंगे तो आपकी कैपेसिटेंस जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स आप डिक्रीज करेंगे फिर भी आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक विल इंक्रीज द कैपेसिटेंस, ये भी अभी हम प्रूव करके आए हैं कि अगर आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो आपकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर व्हेन सेपरेशन इज इंक्रीज, अब ये जो आपका जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रक्स ऑफ कैपेसिटर। और आई गारंटी यू कि अगर आप लोग ये समझ लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कैपेसिटर के केस में इससे कोई मुश्किल क्वेश्चन या कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट आपको ग्रास्प करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो इसको आप गौर से देखें कि आपकी अगर आप सेपरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वो आपके कैपेसिटर को कैसे इफेक्ट करेंगे। उसमें भी दो केस हैं। पहला केस ये है कि आपका कैपेसिटर बैटरी के साथ नहीं लगा हुआ, बैटरी रिमूव्ड, और दूसरा केस ये है कि आपकी जो बैटरी है वो कैपेसिटर के साथ अटैच्ड है। तो दोनों केसों को हम पैरेलली देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। तो केस हमारा ये है कि हमारे पास कैपेसिटर है, ये हमारे पास कैपेसिटर है और ये आपका किसी के साथ नहीं लगा हुआ, बैटरी रिमूव्ड, और यहाँ पे क्या है इस कॉलम में, ये आपका कैपेसिटर है और ये आपका है कैपेसिटर और ये आपका कनेक्ट है एक बैटरी के साथ। दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे आपके पास ये बैटरी के साथ कनेक्ट है। सो अगर हम कैपेसिटेंस को डिक्रीज, हम यहाँ पे देखें सेपरेशन हमने क्या की हुई, इंक्रीज़ की हुई है। अब हर केस में हम सेपरेशन को इंक्रीज़ करेंगे। तो अगर हम सेपरेशन को इंक्रीज़ करें तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप जानते हैं कैपेसिटेंस और सेपरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपकी जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब ये है C2 इज़ लेस देन C1। ठीक है कि पहले आपका वो प्लेट्स करीब थी, आपने दूर की, उससे क्या होगा, आपकी न्यू कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब अगर बैटरी कनेक्ट हो तो फिर क्या होगा, फिर भी सेम फिनोमेना होगा, क्योंकि फिर भी आपका C और D इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो दोनों केस में आपकी कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी अगर आप सेपरेशन को इंक्रीज़ करेंगे। सेकंड नंबर पे है चार्ज। अब अगर आप सेपरेशन इंक्रीज़ करते हैं और आपका कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है तो चार्ज आपका सेम रहेगा, हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि चार्ज को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए, कोई ना कोई एक वे चाहिए। आप सेपरेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, अब चार्ज तो प्लेट्स के ऊपर है ना, चार्ज तो कहीं नहीं जाएगा।
पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जितना चार्ज था वो उतना ही रहेगा, नेगेटिव प्लेट के ऊपर जितना चार्ज था वो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो चार्ज आपका चेंज नहीं होगा। सो सेपरेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन चार्ज व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड। अब अगर बैटरी कनेक्टेड होगी फिर डिफरेंट होगा। अब अगर आपकी बैटरी कनेक्ट है आपके कैपेसिटर से, तो आपका चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इसलिए होगा क्योंकि आपकी कैपेसिटेंस डिक्रीज हुई है। Q इज इक्वल टू CV एंड आप जानते हैं कि आपकी जो कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है D के। आपने D को इंक्रीज़ किया तो आपके पास कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होगी। अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हुई है, आपकी कैपेसिटेंस अगर डिक्रीज़ हुई है तो डेफिनेटली आपका चार्ज भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। सो Q2 इज़ लेस देन Q1। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपका सर्किट कंप्लीट है तो चार्ज डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। वो चार्ज की रिकम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे चार्ज डिक्रीज हो सकता है। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज को सर्किट आपका ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में आपका चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। सो इस केस में चार्ज सेम रहेगा। हमेशा ध्यान में रखें कि आपका चार्ज हमेशा सेम रहेगा अगर आपकी सेपरेशन इंक्रीज़ हो रही है, अगर बैटरी रिमूव है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो आपका चार्ज कम हो जाएगा। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस पहले बात करते हैं बैटरी कनेक्टेड की। तो बैटरी जो अगर कनेक्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका कैपेसिटर का होगा, आप चाहे सेपरेशन इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ठीक है। सो इस केस में आपका पोटेंशियल सेम। लेकिन यहाँ पे आप देखें V इज इक्वल टू Q/C होता है, और C जो है आपका वो बाद में क्या हुआ है, कम हुआ है। C अगर कम हुआ है तो आपका V क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। सो योर वोल्टेज विल इंक्रीज, ठीक है। अगर आप सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो आपकी वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगी इफ़ बैटरी इज़ नॉट कनेक्टेड। और अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज डेफिनेटली सेम रहेगी, क्योंकि वो वोल्टेज जो बैटरी की है वही उसके ऊपर मेंटेन रहेगी, ठीक है। इसी तरह अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे। E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि इस केस में चार्ज चेंज नहीं हो रहा, अगर चार्ज चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब है आपकी E भी चेंज नहीं होगी। सो इन दिस केस योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्यों चार्ज क्या हुआ है, चार्ज आपका कम हुआ है। अगर चार्ज कम होगा तो आपकी E भी कम होगी। सो E2 इज़ लेस देन E1, ठीक है। इस केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में हमारे पास ये रिलेशन होता है U इज इक्वल टू एनर्जी, U इज इक्वल टू Q²/2C। और आपका जो कैपेसिटेंस है वो देखें कम हुई है, कैपेसिटेंस कम हुई है तो डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। सो योर एनर्जी विल इंक्रीज। और इधर आप देखें वोल्टेज आपका सेम है, वोल्टेज आपका चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपकी जो कैपेसिटेंस है वो कम हो गई है। C2 इज़ लेस देन C1। सो यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज होगा, अगर C कम हुई है तो एनर्जी भी कम होगी। सो U2 इज़ लेस देन U1, ठीक है। सो ये आपके जो इनमें डिफरेंस आ रहे हैं कंपैरिजन, ये आपको अच्छी तरह इनका आइडिया होना चाहिए कि बैटरी अटैच के केस में वोल्टेज सेम रहेगा और रिमूव्ड के केस में चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। और अगर चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे क्योंकि चार्ज सेम नहीं है, चार्ज कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज इन दोनों का सेम बिहेवियर होगा कि अगर एक चीज़ कम हो रही दूसरी भी कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक चीज़ बराबर है तो दूसरी भी बराबर होगी। इसी तरह यहाँ पे वोल्टेज सेम और यहाँ पे चार्ज सेम, और दोनों के केस में कैपेसिटेंस आपकी डिक्रीज़ होगी अगर आप सेपरेशन को इंक्रीज़ करेंगे। और एनर्जी जो है इस केस में आपकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी और उस केस में आपकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है। इसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑन कैपेसिटर व्हेन सेपरेशन इज़ डिक्रीज। बिल्कुल उसके अपोजिट है, अगर सेपरेशन हम डिक्रीज़ कर दें तो इसका क्या इफेक्ट होगा हमारी कैपेसिटेंस पे। तो इसमें भी हमारे पास दो केसेस हैं, व्हेन बैटरी इज़ रिमूव्ड एंड व्हेन बैटरी इज़ अटैच्ड। सो पहले कैपेसिटेंस पे देखते हैं हम। अगर हम सेपरेशन डिक्रीज़ करेंगे तो आपकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। सो C2 वुड बी ग्रेटर देन C1, ठीक है। सो ये आपका पहला केस है अगर आपकी बैटरी अटैच नहीं है, और इस केस में आपकी बैटरी जो है वो अटैच्ड है। ये आपकी बैटरी यहाँ पे अटैच्ड है कैपेसिटर के साथ। सो आपकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और यहाँ पे भी क्योंकि सेपरेशन आपने डिक्रीज़ करना है तो आपकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो C2 इज़ ग्रेटर देन C1, दोनों के केस में सेम इफेक्ट होगा। अब आप चार्ज की बात करें, Q1 इज़ इक्वल टू Q2। हमने पहले भी ये देखा है कि आपका जब हम सेपरेशन इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में भी आपका चार्ज सेम है। तो ये चीज़ आप हमेशा ज़हन में रखें कि जब भी आपकी सेपरेशन या इंक्रीज़ की जाए या डिक्रीज़ की जाए, दोनों के केस में आपके चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट देयर इज़ नो बैटरी कनेक्टेड। उसकी रीज़न ये है, अगर आप सेपरेशन इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो चार्ज कम या ज़्यादा तो उसी वक्त होगा ना कि आपका
चार्ज कहीं फ्लो करेगा, तो फ्लो तो चार्ज कर नहीं सकता क्योंकि आपका ओपन सर्किट है, सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। तो अगर चार्ज फ्लो ही नहीं कर सकता तो वो तो प्लेट्स के ऊपर उसी तरह रहेगा। सो व्हेन बैटरी इज़ नॉट कनेक्टेड तो आपका चार्ज हमेशा सेम होगा, आप चाहे उसको इंक्रीज करें सेपरेशन को या उसको आप डिक्रीज करें, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन चार्ज ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन सेपरेशन व्हेन बैटरी इज़ नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो ये आप हमेशा इसको अपने ज़हन में रखें। इसी तरह अगर आपकी बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी अटैच्ड है कैपेसिटर के साथ, तो क्योंकि इस केस में आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हुई है, और अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हुई है तो आपकी डेफिनेटली सी के इंक्रीज़ होने से आपका चार्ज भी इंक्रीज़ होगा। सो Q2 इज़ ग्रेटर देन Q1 इन दिस केस। और इस केस में Q2 इज़ ग्रेटर देन, इसकी सेंस भी बनती है। कैसे बनती है? क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है ना, तो ये Q2 जो इंक्रीज़ होगा ये कहाँ से आएगा? ये बैटरी उसको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बैटरी अटैच्ड। तो यहाँ पे देखें आप, बैटरी अगर अटैच है तो आपका वोल्टेज सेम रहेगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उस इंक्रीज़ के केस में भी आपका पोटेंशियल सेम था। सो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन वोल्टेज, आइदर सेपरेशन इज़ इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन बैटरी इज अटैच्ड, क्योंकि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्ट कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। तो जो पोटेंशियल बैटरी का होगा वही पोटेंशियल आपके कैपेसिटर का होगा, और कैपेसिटर का जो है वो उसकी बैटरी की वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकता। एक सोर्स है, एक लोड है। ठीक है, सो V1 इज़ V2 इक्वल टू V2, ये हमेशा सेम रहेगा इस केस में, बैटरी अटैच्ड के केस में, चाहे आप इसको इंक्रीज़ करें सेपरेशन को या डिक्रीज़ करें। इधर अब बात कर लेते हैं पहले वोल्टेज की बात करते थे। V इज इक्वल टू Q ओवर C, और क्योंकि इस केस में आपका C जो है वो इंक्रीज़ हो गया है तो आपका V जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सो V2 इज़ लेस देन V1। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है Q ओवर A के। सो क्योंकि इस केस में आपका चार्ज सेम है तो आपका डेफिनेटली E भी सेम होगा, क्योंकि एरिया और एप्सिलॉन नॉट तो चेंज नहीं हो रहा, हम सिर्फ सेपरेशन की बात कर रहे हैं। सो क्योंकि चार्ज सेम है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। सो E1 इज इक्वल टू E2। अब आप देखें क्योंकि ये E जो है वो Q पर डिपेंड कर रहा है, और Q सेम है तो डेफिनेटली आपका E भी सेम होगा। अब इधर बात करें जी, इधर भी वही चीज़ है आपके पास। आप देखें चार्ज पे क्या इफेक्ट है, चार्ज इंक्रीज़ हो गया आपका, चार्ज इंक्रीज़ हो गया तो डेफिनेटली आपका E भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सो E2 इज़ ग्रेटर देन E1, तो यहाँ पे भी देखें सेम इफेक्ट है, चार्ज इंक्रीज़ हुआ तो आपका E भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो असल में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज कंट्रोल कर रहा होता है। अगर चार्ज इंक्रीज़ हुआ तो फील्ड भी इंक्रीज़ हुआ, अगर चार्ज सेम है तो आपका फील्ड भी सेम है। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। तो इस केस में देखें U इज़ इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर 2C। आपकी जो कैपेसिटेंस और Q उसके ऊपर आपका जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है, और क्योंकि Q वो चेंज नहीं हुआ, Q सेम है, लेकिन C क्या है वो इंक्रीज़ हुई है। C2 इज़ ग्रेटर देन C1, C इंक्रीज़ हुई है, अगर C इंक्रीज़ हुई तो डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। U2 इज़ लेस देन U1। ठीक है, तो अब असल में इसका मतलब क्या है कि एनर्जी क्यों डिक्रीज़ होगी। मतलब अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, आप उसकी सेपरेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये अगर U1 इसकी एनर्जी, बाद में इसकी एनर्जी थी U2, तो हम क्या कह रहे हैं कि U2 इज़ लेस देन U1। इसकी रीज़न क्या है? अब एनर्जी असल में आपकी क्या होती है किसी भी कैपेसिटर के अंदर, हाफ CV स्क्वायर। अब आपकी जो कैपेसिटर है, अगर आप उसकी प्लेट्स को करीब लेके आएंगे, ठीक है, अगर आप प्लेट्स को करीब लेके आएंगे तो उससे होगा क्या, एक होगी पॉजिटिव चार्ज, एक होगी नेगेटिव चार्ज। इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज और एक होगी आपकी नेगेटिव चार्ज। अब एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा, एनर्जी जो है आपकी कम क्यों होगी? अगर आपकी प्लेट्स दूर दूर हैं तो आपका यहाँ पे जो फील्ड है वो एक कांस्टेंट फील्ड है। ठीक है, अगर आप करीब लेके आते हैं तो ये इन दोनों की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एक दूसरे के ऊपर इनकी फोर्स होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, वो इंक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली आपकी जो चार्ज जो है आपकी कैपेसिटर के ऊपर जो इसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन होगी। और आप जानते हैं कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहाँ पे भी इंट्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा हो, अट्रैक्शन का वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, वो रिलीज़ हो जाती है। तो इसकी वजह से आपकी जो एनर्जी वो रिलीज़ हो जाएगी, कैपेसिटर की कम हो जाएगी। ठीक है, सो इस केस में अगर आप कैपेसिटेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। और इधर बात करते हैं एनर्जी इज इक्वल हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज सेम है लेकिन कैपेसिटेंस पे क्या असर हुआ है, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हुई है।
कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। U2 इज़ ग्रेटर देन U1, और इस केस में भी सेंस बनती है क्योंकि एनर्जी वो कहाँ से आएगी, वो बैटरी आपको प्रोवाइड करेगी, सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। सो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस थे कि आपकी सेपरेशन के इंक्रीज़ करने से या डिक्रीज़ करने से क्या इफेक्ट होगा इन तमाम पैरामीटर्स पे, प्रोवाइडेड दैट बैटरी इज रिमूव्ड और बैटरी अटैच। तो ये बेसिकली आपके पास 4 केसेस हैं, ठीक है, कि सेपरेशन अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फिर आपके पास अटैच्ड और अनअटैच्ड, और इसी तरह अगर आप सेपरेशन डिक्रीज़ कर रहे हैं तो बैटरी इज अटैच्ड एंड नॉट अटैच्ड। तो 4 केसेस हैं। अगर आपको इन 4 केसेस पे ग्रिप है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आई एश्योर यू आर 100% इन कैपेसिटर। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जितने भी आपके खास तौर पर कैपेसिटर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं की बेस पे आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा इंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है। सो इनको आप जब FRN को रिव्यू करेंगे तो इनको आपने अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करनी ताकि ये चीज़ें आपके बिल्कुल आप के ज़हन पे नक्श हो जाएँ, तो फिर आप क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। सो कैपेसिटेंस का जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप।
आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। A capacitor is a device which can store charge, potential energy, electrical energy or all of these. Normally क्योंकि हम पढ़ते हैं कि capacitance is a device which is used to store charge. कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, लेकिन आप देखें जो चार्ज है वो असल में एनर्जी ही तो है ना, पोटेंशियल एनर्जी है। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आप जानते हैं, अगर ये अर्थ है और आप एक सर्टन हाइट पे ऑब्जेक्ट लेके जाएं तो ड्यू टू हाइट जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिसिटी में कैसे जनरेट होती है पोटेंशियल एनर्जी? आप पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लेट है, इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट करते जाएंगे और इसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज अकोमोडेट करते जाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। आप पॉजिटिव को ये समझें कि चीज़ आपके ऊपर जा रही है। मैं अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हम बॉडी को और ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? हम अपना जो रेफरेंस है उसको नीचे लेके आ रहे हैं। तो देखिए या रेफरेंस नीचे जाए या बॉडी ऊपर जाए, दोनों के केस में हाइट इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और इस केस में इसका क्या मतलब है? इसको बॉडी को ऊपर लेके जाने का मतलब क्या है? आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करें, और रेफरेंस को नीचे लेके जाने का मतलब क्या? आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करें, ठीक है। तो असल में आपका जो चार्ज है वो कंट्रोल कर रहा होता है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी क्या क्रिएट करती है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। सो मैंने आपको यहाँ पे एक एनालॉजी बताई है कि ये आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और ये आपकी इस तरह स्टैब्लिश होती है आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सो असल में चार्ज अगर होगा, वो अगर चार्ज स्टोर कर सकता है तो डेफिनेटली उसकी वजह से, चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो डेफिनेटली एक एनर्जी की फॉर्म है। सो विच इज द राइट ऑप्शन? डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। 3 identical capacitors, each of capacitance C are connected in series, then what is the equivalent capacitance? You know कि कैपेसिटेंस के केस में जो सीरीज़ का कम्बिनेशन है, जो हमारे पास वो क्या था? वो एंड टू एंड था। ये एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर है, कि आपके पास ये कैपेसिटर है, सॉरी तीनों को आपने कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं। तो अब इसकी कैपेसिटेंस C है, इसकी तीनों की C है। अब अगर आपके पास ये रजिस्टर होते तो उसकी उस अब रजिस्टर का ऊपर आप कैसे फार्मूला लगाते हैं सीरीज़ का? अगर एक ये R है, एक ये R है और एक ये R है, तो आप सिंपल क्या करते हैं? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R, आप सबको ऐड कर लेते हैं। लेकिन इस केस में डिफरेंट है। कैपेसिटर अभी हम देख के हैं कि कैपेसिटर के केस में जो सीरीज़ में जो फार्मूला लगता है वो पैरेलल वाला फार्मूला लगेगा। तो वो क्या होगा जी? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1, या आप ये देखें कि 1/C इक्विवेलेंट जो मेन फार्मूला होता है इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसको आप करेंगे तो आपके पास फाइनल C इक्विवेलेंट आ जाएगा। लेकिन आप एक शॉर्टकट जेन में रखें कि अगर कैपेसिटेंस सेम है तो देखिए तीनों कैपेसिटेंस सेम है तो वो क्या हो जाएंगी? जितनी कैपेसिटेंस आपने कनेक्ट की होंगी उतने टाइम जो वो आपकी इक्विवेलेंट डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ये अगर आपने n कैपेसिटर्स सीरीज़ में कनेक्ट किए हुए हैं तो उन n कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस आएगी C इक्विवेलेंट वो क्या आएगी? दैट वुड बी C डिवाइडेड बाय n, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान में रखें कि सीरीज़ के केस में आपकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आप n से डिवाइड कर देते हैं। जितने कैपेसिटर सीरीज़ में लगे होंगे उस नंबर से आप डिवाइड कर देंगे, और ये उस वक्त होगा अगर आपके तमाम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इक्वल होगी, ठीक है। सो इस केस में आपने कितने कैपेसिटर कनेक्ट किए हुए हैं? यू आर कनेक्टेड 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, सो योर कैपेसिटेंस वुड बी C डिवाइडेड बाय 3। चार्ली इज द राइट ऑप्शन।
फाइंड सी ए बी इफ ईच कैपेसिटर इज सी। आपको कम्बिनेशन कुछ देंगे कैपेसिटर्स के, और हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो सी है। यहाँ पे जितने भी दो ये कैपेसिटर हैं 4, 5 और ये 5 का सेट और ये 5 का सेट है, तो इन सब कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो सी है। हमने क्या करना है, हमने सी ए बी फाइंड करना है कि ये जो हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं ए और बी, ठीक है, इसके ऊपर जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी है। तो इनको आप वन बाय वन देखें। सबसे पहले आप ये देखें कि ये आपका कनेक्शन कौन सा बन रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने सीरीज़ को चेक करना हो कि क्या आपका कंपोनेंट सीरीज़ में है या पैरेलल में है, तो सीरीज़ के केस में अगर करंट के फ्लो करने के एक ही रास्ता है तो वो सीरीज़ में होंगे, और अगर दोनों जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो क्या होगा, आपका पैरेलल होगा। यहाँ पे आप देखिए करंट के फ्लो करने का सिर्फ ये एक ही रास्ता है और करंट कहीं नहीं जा सकता, इसका मतलब है ये दोनों जो है वो सीरीज़ में है। इन द सेम वे यहाँ पे भी ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज़ में है, क्योंकि ये करंट का फ्लो करने का एक ही रास्ता है। सो ये दो जो है ये भी आपके सीरीज़ में है। बिल्कुल इसी तरह इधर भी ऐसे ही होगा। अब इन दोनों का सीरीज़ क्या आएगा आपके पास, इसका सीरीज़ आएगा C और C दो सीरीज़ में तो आएगा C/2, और ये अगर दो सीरीज़ इनके इक्विवेलेंट क्या आएगा C/2। अब आपके पास पहले हम एक ब्लॉक को करते हैं, सिर्फ इसको देखते हैं। ये भी इन दोनों का इक्विवेलेंट C/2, इन दोनों का इक्विवेलेंट भी C/2। अब आपके कैपेसिटर किस शेप में है, अब वो इस तरह है आपके पास कि एक कैपेसिटर आपका ये सेंटर में है, सॉरी एक ये सेंटर में कैपेसिटर है आपका ये वाला, और इन दोनों की जगह हमने क्या कर दिया, इसका इक्विवेलेंट आ गया C/2, और ये जो C/2 है ये इसके पैरेलल है, मतलब इन दोनों की जो इक्विवेलेंट आएगी, इन दोनों की इक्विवेलेंट वो क्या है, वो इसके पैरेलल है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा C/2, ऑलरेडी आपके पास C था। इसी तरह इधर ये जो इन दोनों का इक्विवेलेंट है वो क्या आएगा C/2, तो इसको भी कह सकते हैं कि ये जो आपके पास आएगा वो आएगा C/2, ठीक है। ये C कौन सा है, ये सेंटर वाला है, और ये C/2 कहाँ से आया, इन दोनों का इक्विवेलेंट, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो आपके इस कैपेसिटर के साथ देखें पैरेलल आ जाएगा, ऊपर भी आपका ऐसे ही आ जाएगा। अब तीन कैपेसिटर आपके पास पैरेलल में हैं, तो उनका पैरेलल अगर आपने देखना है तो वो कैसे देखेंगे, पैरेलल के केस में आपके तीनों कैपेसिटेंस ऐड हो जाएंगी। सो ये आपके पास क्या आएगा, C/2 प्लस C/2 इज C प्लस C। सो ये आपके पास आ जाएगा C/2 प्लस C/2 प्लस C इज इक्वल टू 2C, ठीक है। तो ये पूरा जो आपका राइट हाफ है इसकी आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगी 2C सॉरी। अब इसको करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ब्लॉक बिल्कुल आइडेंटिकल है उसके साथ, तो इसकी भी क्या होगी कैपेसिटेंस, वो भी 2C होगी। सो ये और आपस में इनका क्या कनेक्शन है, वो डायरेक्ट कनेक्टेड है। सो देखें ये 2C और 2C आपस में सीरीज़ में है, और सीरीज़ में अगर आपस में है तो उनकी कैपेसिटेंस क्या आएगी, इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट आएगी 2C डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपके पास दो कैपेसिटर है। सो 2C और 2C सीरीज़ में है तो इनका क्या आ जाएगा आपके पास 2 से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा C इक्विवेलेंट C आ जाएगा, ठीक है, हाफ हो जाएगी। सो विच इज़ द राइट ऑप्शन, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपने इक्विवेलेंट C फाइंड करना है, उनको क्विकली करने का तरीका ये है कि जैसे आप देखें सबसे पहले आपने पकड़ना है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहाँ पे, हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आप ये नहीं कर सकते कि पहले आप देखें कि इस कैपेसिटर और ये कैपेसिटर आपस में किस कनेक्शन में है, इनको आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये आपका जो करंट है वो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तो ये डिसाइड नहीं हो सकता ये इनके साथ पैरेलल में या सीरीज़ में। जिनका इजीली डिसाइड हो सकता है कि वो सीरीज़ में पहले उनको इवैल्यूएट करें, तो देखें ये इजीली डिसाइड हो सकता है ये सीरीज़ में इनको करें और ये भी सीरीज़ में इनको करें, और जो फिर इक्विवेलेंट आ गया फिर उनको सॉल्व करें, और इस तरह एक हाफ को सॉल्व कर लें और फिर इसी तरह दूसरा हाफ भी सेम होगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर दोनों को देखें सीरीज़ में तो 2C और 2C सीरीज़ में तो क्या बन जाएगा आपके पास C बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ इन क्वेश्चन को आप कितना जल्दी सॉल्व करेंगे वो आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ताकि आपकी जो है इन क्वेश्चंस पे ग्रिप हो जाए। अ 5 microfarad capacitor has a potential difference across its plates of 200 volts. The charge on capacitor is, हमें चार्ज फाइंड करना है। फंडामेंटल इक्वेशन आप अप्लाई करें, Q इज इक्वल टू CV। व्हाट इज C? C इज 5 माइक्रो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 6, and what is the value of V? V is 200 volt. So आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें, 5 इंटू 2 10 और 10 की पावर माइनस 6, और ये 2 आपके पास 0, ये बन जाएगा 10 की पावर माइनस 4, और इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 3, और ये आपके पास क्या है कूलम। सो विच इज़ द राइट ऑप्शन, चार्ली इज़ द
right option, 10 की power minus 3 coulomb. If the separation between the plates of a parallel plate capacitor is increased while the battery is connected, कैपेसिटर आपके पास है और आपने सेपरेशन को इंक्रीज़ किया है, और अगर आपने सेपरेशन को इंक्रीज़ किया है और केस क्या है कि व्हेन बैटरी इज़ कनेक्टेड, आपकी बैटरी भी यहाँ पे कनेक्टेड है, योर बैटरी इज़ कनेक्टेड, हमने क्या बताना है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बिल्कुल हम बता सकते हैं कि कैपेसिटेंस और आपका जो सेपरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने सेपरेशन को क्या किया है, इंक्रीज़ किया है, सेपरेशन इंक्रीज़ की है, तो डेफिनेटली आपकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सो C2 इज़ लेस देन C1, आपकी जो न्यू कैपेसिटेंस वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे उसने बैटरी को कनेक्ट किया हो या ना किया हो, दोनों के केस में आपकी कैपेसिटेंस जो वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, ये हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। When the voltage across a capacitor is tripled, the stored charge would 1/3, triple, same और double। ये भी आप इजीली इसको वैलिड कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू CV, आप वोल्टेज को ट्रिपल कर रहे हैं, आप जानते हैं वोल्टेज और Q के दरमियान जो रिलेशन है वो लीनियर है, C एक कॉन्स्टेंट होता है, सो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो वेरिएशन आपकी वोल्टेज में आएगी एग्जैक्टली वही वेरिएशन आपकी कॉपी होगी चार्ज के अंदर। आपने वोल्टेज को ट्रिपल किया है तो डेफिनेटली आपका चार्ज भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड, आप सेपरेशन आपने इंक्रीज की है, व्हाइल द बैटरी इज कनेक्टेड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर। यू हैव अ कैपेसिटर and a battery is connected with this capacitor, और आपने उसकी सेपरेशन को इंक्रीज किया है, ये आपकी जो D है आपने D को इंक्रीज किया है। आपने बताना है कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर होगा। तो आप ये देखें, अगर आप सेपरेशन को इंक्रीज करेंगे तो सबसे पहले देखें चार्ज पे क्या असर होगा। आपका जो चार्ज है कि C और D इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपने D को इंक्रीज किया तो C क्या हो जाएगा, C कम हो जाएगा। अगर C कम होगा तो डेफिनेटली आपका जो चार्ज है वो Q इज इक्वल टू CV। अगर आपका C कम हुआ है तो आपका चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो Q2 वुड बी लेस देन Q1। ठीक है, चार्ज आपका कम हो गया। अब आप जानते हैं कि हमने बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड एसेंस में किस पे डिपेंड कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, विच इज चार्ज ओवर एरिया एंड एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपका चार्ज डिक्रीज हुआ है, चार्ज डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी डिक्रीज होगी। सो E2 इज लेस देन E1। Two capacitors of capacitance 2 farad and 4 farad are connected in parallel. What is C equivalent? You know कि in case of capacitors अगर दो कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं तो उनके ऊपर फार्मूला कौन सा लगेगा, सीरीज वाला। तो आप सिंपली इन दोनों को ऐड कर लें, 2 farad प्लस 4 farad 6 farad। आपके ऑप्शन जो हैं वो ज़रा डिफरेंट हैं। लेस देन 2 farad हरगिज़ नहीं, क्योंकि आपका आंसर क्या है, 6 farad है। ग्रेटर देन 4 farad, yes 6 is greater than 4 farad। between 2 farad and 4 farad, no। 1 farad, no। ठीक है, सो ग्रेटर देन 4 farad, क्योंकि हमारा आंसर 6 है और उसको मीट जो ऑप्शन कर रहा है वो बीटा कर रहा है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इन सीरीज कम्बिनेशन, इन पैरेलल कम्बिनेशन, बोथ A and B, या none of these। you know very well in case of capacitors capacitance equivalent capacitance is greater than individual capacitance in parallel। ठीक है, और in case of series आपकी जो equivalent capacitance आएगी वो तमाम से कम होगी। so beta is the right option। capacitance is independent of separation between plates, medium between plates, area of plates या thickness of plates। separation आप जानते हैं capacitance is epsilon naught A over D। सेपरेशन पे डिपेंड करती है, मीडियम डिपेंडेंट है, एरिया पे डिपेंड करती है, देयर इज़ नो रिलेशन ऑफ थिकनेस। ठीक है, सो डेल्टा शुड बी द राइट आंसर। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट्स। द कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर इज C
and energy stored is U, then quantity of charge on the capacitor in terms of energy will be. आपके पास अगर आपने चार्ज फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ U, वो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप जानते हैं U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2c, ये हम रिलेशन देख के आए हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर आप चाहते हैं जी कि आपने चार्ज को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखना है तो आप इसको कर सकते हैं इजीली इवैल्यूएट। तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू 2uc, और आप स्क्वायर रूट लें, सो क्यू वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2u and c. U is the total energy, c is the charge store. So Charlie is the right option. ठीक है जी। If the separation between the plates of a parallel plate capacitor is increased when battery is connected, what will be the effect on charge of capacitor? ठीक है, चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा, ये हम अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अब हम चार्ज के लिए देखेंगे। तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें जो है वो आपके जहन में अब नक्श हो रही हैं। तो ये देखें, आप बैटरी कनेक्टेड है और आपके पास सेपरेशन आपने इंक्रीज़ की, सेपरेशन इंक्रीज़ की, डायरेक्ट आप इसको 1 बाय 1 जाए। सेपरेशन इंक्रीज़ की तो आपकी कैपेसिटेंस डिक्रीज़, कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हुई तो अकॉर्डिंग टू क्यू इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हुई तो आपका चार्ज भी डेफिनेटली डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, लेकिन उनको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 बाय 1 कैपेसिटेंस से आप स्टार्ट हो, उसकी वेरिएशंस को देखते जाएं, और कैपेसिटेंस के बाद आप चार्ज को देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, आप एनर्जी को देखें। सो 1 बाय 1 आप जब इसमें ट्रेवर्स करेंगे तो आप अल्टीमेटली अपने आंसर की तरफ पहुँच जाएंगे। सो योर चार्ज विल डिक्रीज, Q2 वुड बी लेस देन Q1। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. If the separation between the plates of a parallel plate capacitor is increased while the battery is connected, what will be the effect on the potential of capacitor? बैटरी कनेक्टेड है, जैसे आपने देखा कि बैटरी कनेक्टेड है और हम सेपरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। सो इफ़ बैटरी इज़ देयर, पोटेंशियल डिफरेंस कैन नॉट चेंज। अगर हम उसको चेंज कर रहे हैं तो हम वायोलेट कर रहे हैं बैटरी को, क्योंकि बैटरी एक सोर्स है। तो अगर सोर्स आपको कनेक्टेड है कैपेसिटर के साथ तो डेफिनेटली आपकी जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होगी, वो वही वोल्टेज होगी जो सोर्स की है। सो योर वोल्टेज विल रिमेन सेम, V1 इज इक्वल टू V2। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। If the separation between the plates of a parallel plate capacitor is increased while the battery is connected, what will be the effect on the energy of capacitor? आप देख रहे हैं ये हमारे पास इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस करने का मकसद ये है ताकि आप ये चीज़ें जो हैं ये आप इनको मास्टर कर लें, ठीक है। अब हमने एनर्जी बताना है और इस केस में भी बैटरी कनेक्टेड है और सेपरेशन हमने इंक्रीज़ की है। तो 1 बाय 1 आप देखें, C और D देखें, ये इंक्रीज़ की है तो कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होगी तो आपका चार्ज भी डिक्रीज़ होगा। आपका चार्ज अगर डिक्रीज़ होगा, अब आप डायरेक्ट एनर्जी पे जाएं। एनर्जी इज़
U इज़ हाफ सी वी स्क्वेयर, क्योंकि V कांस्टेंट है, V तो चेंज होगा नहीं क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। C के साथ क्या हो रहा है, C इज़ डिक्रीजिंग, C डिक्रीज तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अक्सर औक़ात आपको चार्ज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देखें C से आप डायरेक्ट आप एनर्जी की तरफ पहुँच जाएंगे। सो U2 वुड बी लेस देन U1, योर न्यू एनर्जी विल डिक्रीज। The graph showing the area that is equivalent to energy stored in a capacitor, अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। आप पैरामीटर देखें कि आपको पैरामीटर क्या गिवन है, C और V गिवन है, Q और V गिवन है, CV एंड QV। अब अगर इनके आप वेरिएशन देखें, सबसे पहले आप अपना फंडामेंटल फार्मूला देखें, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें अल्फा ऑप्शन को अगर हम देखते हैं, हमने देखना है C और V के दरमियान, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि C और V का लीनियर रिलेशन है। अगर आप V इंक्रीज़ कर रहे हैं तो C इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन अगर आप इस अपनी फंडामेंटल इक्वेशन को देखें, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अज्यूमिंग कि अगर हमारा चार्ज कांस्टेंट है, तो अगर V को इंक्रीज़ करें, C को इंक्रीज़ करेंगे तो V डिक्रीज़ होगा, या अगर V को इंक्रीज़ करेंगे तो आपका C जो है वो डिक्रीज़ होगा। सो दिस इज़ नॉट राइट ऑप्शन। बीटा में आप देखें, बीटा में आपके पास क्या है, Q और V का डायरेक्ट रिलेशन है, Q इज इक्वल टू CV, और C एक कांस्टेंट है, सो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आप जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस अगर हम कोई भी DC सोर्स लगा दें, तो जैसे जैसे उसकी वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे आपका चार्ज भी कैपेसिटर के ऊपर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर आप कैपेसिटर है उसको आप एक दफ़ा कनेक्ट करते हैं छोटी बैटरी के साथ, से दिस इज़ 9 वोल्ट बैटरी, फिर आप उसी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं बड़ी बैटरी के साथ, से दिस इज़ 24 वोल्ट, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों के ऊपर चार्ज सेम हो? नहीं, बल्कि जिसकी वोल्टेज ज़्यादा है उसके ऊपर चार्ज भी ज़्यादा होगा, और सॉरी जिसके ऊपर वोल्टेज कम है तो उसकी चार्ज भी कम होगा, जिस बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा है उसके कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी ज़्यादा होगा। सो Q एंड V हैव लीनियर रीजन, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उतना ही आपका चार्ज इंक्रीज हो रहा है। सो इट शुड बी द राइट आंसर, ठीक। सो बीटा इज़ द राइट आंसर। तो आप वोल्टेज और चार्ज का जो लीनियर रिलेशन है, बाकियों को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। सी ये क्यों नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, कैपेसिटेंस पे असर ही नहीं पड़ रहा, तब कैसा नहीं है। वोल्टेज और कैपेसिटेंस जो है वो देखें, यहाँ से आप इनका रिलेशन क्या बनेगा, इन्वर्स बनेगा। और यहाँ पे आप देखें Q और V, इसका मतलब क्या है, आप वोल्टेज चेंज कर रहे हैं लेकिन आपके चार्ज पे इफेक्ट ही नहीं हो रहा, ये भी पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। A capacitor connected to 10 volt battery collect a charge of 40 microcoulomb with air as dielectric and 100 microcoulomb with oil as dielectric. Then the dielectric constant of oil is, हमने फाइंड करना है ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आप लोग जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो हमने फार्मूला भी देखा है, वो हमने क्या देखा है, वो हमने ये देखा है कि आपके पास जो कोई भी मीडियम है, उस मीडियम की आप कैपेसिटेंस को डिवाइड अगर करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एयर या कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, उस मीडियम का कैपेसिटेंस आपके पास आ जाएगी, सॉरी उसकी परमिटिविटी आ जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। सो सी मीडियम आपको दिया हुआ है 100 माइक्रोकूलम, और आपको एयर के केस में आपको सी दिया हुआ है 40, सो 100 डिवाइड बाई 40 इज 2, ये भी 40 माइक्रोकूलम है, 2.5। सो योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मटेरियल, और ये मटेरियल क्या है, ऑयल, इज़ 2.5। बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। तो देखिए हमारे पास एक तो इसका ये फॉर्मूला भी था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एक दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आपको कैपेसिटेंस दी जाए तो वहाँ से भी आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। If the separation between the plates of a parallel plate capacitor is decreased when the battery is connected, then select the single best option. You have decreased the separation और आपकी बैटरी कनेक्टेड है, तो बताएं जी कौन सा कॉम्बिनेशन आपका वैलिड है। वन बाय वन देखते हैं। आपको आप क्या रहे हैं, असल में आप ये कर रहे हैं जी कि आप सेपरेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो सेपरेशन डिक्रीज़ होगी तो कैपेसिटेंस आपकी लाजमी तौर पे इंक्रीज़ होगी। तो देखिए किस किस ऑप्शन में कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो रही है, पहले में नहीं हो रही, सो दूसरे में नहीं हो रही, तो ये तो निगलेक्ट हो गए। अब आपने सी और डी देखना है, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सो पहले दोनों में केस में सी इंक्रीज़ हुआ, फिर आप देखें क्यू। अब क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो आप एक चीज़ यहीं से देख सकते हैं कि वोल्टेज सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं है।
तो आप बजाय इसके फर्दर देखें आप इसको मार्क कर दें। तो ये तरीका होता है कि किसी भी लेंथी एमसीक्यूज को डायरेक्ट देखने का, कि जो चीज़ें आपको डेफिनेटली पता है, जिनके आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं, उनको पहले देखें आप, तो बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जहाँ पे वोल्टेज सेम नहीं है तो डेफिनेटली आपका राइट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो चार्ज जो है आपका हमेशा चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा कि चार्ज सेम होगा, हमेशा चेंज होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता फिर। ठीक है, तो आप किसी एक पैरामीटर को देख सकते हैं। तो सो विच इज़ द राइट ऑप्शन? चार्ली इज़ योर बेस्ट ऑप्शन। A battery is permanently connected to parallel plate capacitor. It stores energy X when one plate is moved so that the separation between plates is doubled. The energy would be. आपका जो कैपेसिटर है वो परमानेंटली कनेक्ट है एक बैटरी के साथ, और ये एनर्जी जो स्टोर कर रहा है वो एक्स कर रहा है, U इज इक्वल टू एक्स, योर स्टोर एनर्जी इज एक्स। अब एक प्लेट आपने मूव, व्हेन वन प्लेट इज मूव्ड सो दैट सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज डबल्ड, आपने सेपरेशन को डबल कर दिया, डी आपने क्या कर दिया है वो डबल कर दिया। ठीक है, डी प्राइम इज इक्वल टू 2D। आपने बताना है एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। तो एनर्जी पे इफेक्ट देखने के लिए आप सबसे पहले देखें, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ CV², और क्योंकि आपने चेंज किसको किया है जी? सेपरेशन को किया है, और एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? कैपेसिटेंस और वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। तो वोल्टेज तो आपका, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि डी के चेंज करने में से आपकी कैपेसिटेंस चेंज होगी, जानते हैं आपकी चेंज होगी, तो उसमें क्या चेंजिंग आएगी? सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। डी आपने डबल किया तो डेफिनेटली आपकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। अगर कैपेसिटेंस हाफ होगी तो इधर क्या असर होगा? कैपेसिटेंस हाफ होगी तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? वो हाफ हो जाएगी। सो स्टोर्ड एनर्जी क्या थी आपकी? एक्स, सो न्यू एनर्जी वुड बी x/2। सो इफ़ यू मेक द सेपरेशन डबल then your stored energy would reduced by factor of 2. Delta is the right option. Capacitor is dash to DC, short circuit, open circuit, neither short or open and none of above. ये जो टर्म्स हैं शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी आपके पास जो करंट फ्लो करने का पाथ है, अगर उस पाथ की रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी तो हम इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस ज़ीरो है, और अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो इमेजिन करें करंट कितना होगा? इनफाइनाइट। दिस इज़ आइडियल डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट। ज़ीरो रेजिस्टेंस, अ सर्किट विद ज़ीरो रेजिस्टेंस, और अ सर्किट विद इनफाइनाइट करंट, शॉर्ट सर्किट। और अब अगर देखें ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कि ये आपके पास एक ओपन सर्किट है, शॉर्ट सर्किट को हम एक सॉलिड लाइन से शो करते हैं, ओपन सर्किट को हम एक ब्रोकन लाइन से शो करते हैं। तो ओपन सर्किट में आपकी जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी होती है, और क्योंकि रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो डेफिनेटली करंट क्या होगा? वो ज़ीरो होगा। सो दिस इज़ ओपन सर्किट। हमें क्या बताना है कि कैपेसिटर जब डीसी के साथ कनेक्ट होगा तो वो शॉर्ट होगा, ओपन होगा, या इनमें से कौन सा केस होगा? तो ये आप हमेशा ज़हन में रखें। दिस इज़ कैपेसिटर एंड दिस इज़ आवर डीसी बैटरी। अब जब कैपेसिटर को बैटरी के क्रॉस लगाएंगे तो पॉजिटिव प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट कर देगी और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट कर देगी। लेकिन चार्ज जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा? आपके सर्किट का करंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अब आपके कैपेसिटर के दरमियान, प्लेट्स के दरमियान क्या पड़ा हुआ है? वो पड़ा हुआ है आपके पास डाई इलेक्ट्रिक, और डाई इलेक्ट्रिक में से करंट पास नहीं कर सकता, ये करंट को ब्लॉक करेगी। सो विद इन योर कैपेसिटर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सीज्ड ड्यू टू दिस डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, सो आपका जो कैपेसिटर है वो एक्ट करता है एज ओपन सर्किट फॉर डीसी, सो इट शुड बी बीटा ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह हम बात डिटेल में बाद में देखेंगे कुछ और सबसेक्शंस में कि एसी के लिए शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, उसकी फर्दर डिटेल है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आपका इस डीसी के लिए आपका जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट होता है। If the separation between the plates of a parallel plate capacitor is decreased when the battery is not connected, then select the single best option. बैटरी आपकी कनेक्टेड नहीं है और आपने सेपरेशन को डिक्रीज़ किया है, तो उसी तरह आप सिर्फ पहले कैपेसिटेंस देख लें। आपने सेपरेशन को डिक्रीज़ किया है तो आपकी कैपेसिटेंस क्या होगी? इंक्रीज़ होगी।
तो आप देखें कौन सा ऑप्शन है जिसमें कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो रही है। अल्फ़ा बीटा जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चार्ली और डेल्टा में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब आप देखें बैटरी कनेक्टेड नहीं है आपकी, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो वोल्टेज सेम रह ही नहीं सकता, वोल्टेज डेफिनेटली चेंज होगा। और सी ऑप्शन में आप देखें वोल्टेज आपका सेम है, जबकि ये हो नहीं सकता, क्योंकि वोल्टेज तो उसी वक्त सेम रहेगा अगर आपकी बैटरी कनेक्टेड है, और आपके केस में आपकी बैटरी कनेक्टेड नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज़ आल्सो डिस्कार्डेड। ठीक हो गया। तो इसी तरह फिर जो चौथा ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। इसको आप देख भी सकते हैं, C2 ज़्यादा होगी, चार्ज सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि आपके पास बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज फ्लो ही नहीं कर सकता। V2 आपकी कम हो जाएगी, E2 आपकी सेम रहेगी, और E1 और आपकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। सो सारे ऑप्शन जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.